आज के चैंपियन, एक ऐसा लाइव कार्यक्रम जिसमें हम हर सोमवार को आपको रूबरू करवाते हैं एक नए खिलाड़ी से। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं साक्षी लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए आज के चैंपियन ये लाइव कार्यक्रम। और आज हमारे साथ में है डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी जी, जो कि जिम्नास्टिक ट्रेनर है। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं ना इस प्रोग्राम में, तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ में। जिम्नास्टिक यानी वो खेल जिसमें शरीर का संतुलन, लचीलापन और ताकत तीनों की ज़रूरत होती है। और कैसे कैसे ये सब खेल खेले जाते हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी मिलेगी दोस्तों। क्योंकि हो सकता है आप क्रिकेट और बैडमिंटन, टेनिस ये तो आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन जिम्नास्टिक हो सकता है कुछ कम आपने सुना हो। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। थैंक यू साक्षी, जय हिंद सभी लिसनर्स को जी। और बहुत अच्छा लगा सर कि आप हमारी बात माने और इस प्रोग्राम में आए बताने के लिए जिम्नास्टिक के बारे में और अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। जब आपका फ़ोन आया जी, तो मुझे एक बात समझ में आई कि आपका भी कुछ ऐसा ही एम है जैसा मेरा रहा है जी। और पिछले कई सालों से मैं सिर्फ जिम्नास्टिक्स को आगे बढ़ाने के लिए काम करता आया हूँ और आगे भी यही करना है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जिम्नास्टिक जैसा गेम, जिसको मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स कहा जाता है जी, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ता है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो सबसे पहले उसको सजेशन दिया जाता है कि वो जिम्नास्टिक करे और जितने भी फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, बॉडी के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, वो सभी जिम्नास्टिक से ही आते हैं जी। तो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है और जो कि इंडिया में धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है। गुड़गांव में बहुत पॉपुलर हो गया है, पहले नहीं था जी, अभी ज़रूर हो गया है। तो अभिषेक त्रिपाठी जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका इस खेल से जुड़ाव कब हुआ, शुरुआत कैसे हुई, बचपन से ही या फिर कुछ देर बाद? नहीं, बचपन से ही हो गई थी। वैसे तो आजकल जो एज होती है जिम्नास्टिक की, फॉरेन कंट्रीज़ में 2.5-3 साल से शुरू हो जाते हैं लोग। हाँ जी। बट इंडिया में 4-4.5 साल की उम्र से बच्चे करना शुरू कर देते हैं। और जब मैं छोटा था, करीब 4 साल का था, तब से मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जिम्नास्टिक जैसे खेल में जाइए, शुरू करिए, जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहे। मेरे घर में लगभग सभी लोग स्पोर्ट्स में हैं, अच्छा, उससे जुड़े रहे हैं। तो हमने भी शुरुआत की ऐसे ही जिम्नास्टिक से। पता नहीं था ये लगाव इतने सालों तक चलता चला जाएगा जी। और ऐसा लगाव लगेगा कि खुद तो सीख रहे हैं, दूसरों को भी सिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपने इस फील्ड में खुद कितने साल दिए हैं और इन सालों में सबसे यादगार अनुभव आपका कौन सा रहा था? ये जो क्वेश्चन है आपका एक्चुअली बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। हाँ? क्योंकि एक एक दिन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हर दिन हम लोग कुछ नया सीखते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि कोचेस सिखाते हैं लोगों को जी, बट सच में अगर देखा जाए तो कोच खुद भी प्रैक्टिस पे जाता है। हाँ? क्योंकि अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, उनकी क्वालिटीज़ अलग हैं, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ अलग हैं, तो उनको कैसे हमें सिखाना है जी, वो आज तक हम सीखते चले आ रहे हैं जी। तो रोज़ का अनुभव हमारा बिल्कुल अलग होता है, बहुत रोमांच होता है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है हम लोगों को जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज के चैंपियन लाइव कार्यक्रम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर। आज मैं हूँ इस प्रोग्राम में साक्षी और हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी जी, जो कि जिम्नास्टिक के ट्रेनर है और आज हमें बता रहे हैं जिम्नास्टिक के फायदे, उन्होंने कब शुरू किया था, इन सब के बारे में। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आज यानी सोमवार के दिन 7 अप्रैल 2025 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। जरूर जुड़िएगा आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर हमें अभी कॉल करके। यानी 1:34 हो चुके हैं, ये प्रोग्राम एकदम लाइव चल रहा है। तो सर, वो कौन सा मोड़ था जब आपने ये महसूस किया कि अब इस खेल को सिर्फ जीना नहीं है बल्कि अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाना है? यानी कब आपने अपनी एकेडमी शुरू करने की सोची? देखिए, जब मैं लगभग 20 साल का था जी, यानी जब मैं फिजिकल एजुकेशन की लाइन में आया, जिम्नास्टिक्स में अपना जितना भी मेरा पोटेंशियल था मैंने दिखाया। मैं नेशनल मेडलिस्ट जिम्नास्ट हूँ जी और इंडिया की टॉप टीम से रहा हूँ जी। और वहाँ पे मैंने फील किया कि काफ़ी ऐसे बच्चे रहे हैं जिनकी बेसिक्स, अगर मैं बोलूँ तो उनकी बेसिक्स बहुत अच्छी नहीं रही किसी ना किसी कारण से, चाहे वो कोचेस के कारण हो, चाहे इक्विपमेंट्स के अभाव के कारण रहा हो। तो इस तरह से उनको बहुत दिक्कतें आई जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इस
अपने गेम के लिए, जिसको मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स कहा जाता है, मैं भी इसको अपनी माँ की तरह मानता हूँ। और अगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकता हूँ तो वो ध्यान मुझे उसी समय आया और मैंने सोचा कि कुछ भी हो, आगे चल के मुझे अपना जिम्नास्टिक सेंटर ज़रूर खोलना है, जहाँ पे मैं हर तरीके के बच्चे, चाहे उनके पास पैसे हों चाहे ना हो, किसी भी तरह का भाव हो, मैं उनको ट्रेन कर सकूं या इतनी फैसिलिटी दे सकूं ताकि वो जिम्नास्टिक जैसे गेम को चुने और आगे बढ़ें। जी। और अभी हमारे साथ अभिषेक जी, एक पहले लिसनर जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम की। हेलो, नमस्कार साक्षी जी, राजकुमार छावला से जी। नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और अभिषेक त्रिपाठी जी, नमस्कार जी। जय हिंद सर। और जन्माष्टमी ये जो स्पोर्ट्स है ये बहुत ही लचीला और इसमें बहुत ही फुर्ती की जरूरत होती है जी। हम टीवी पे देखते थे, विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा देखा जी हमने खेल में जी। वो हिंदुस्तान के एक ही लड़की थी जो दीपा कर्माकर, उनका मैंने गेम देखा था जी। तो इसमें बहुत ही फुर्ती और चुस्ती और इसमें जंपिंग और बहुत मतलब मेहनत का खेल है जी। इसको मदर ऑफ, आप क्या नाम ले रहे हो, क्यों कहा जाता है जी? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जितना भी, जैसे आपने लचीलेपन की बात करी, लचीलापन ही नहीं, इसके साथ साथ बॉडी में बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एजिलिटी होती है, बैलेंसिंग होती है, स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है। ये सारी चीज़ें जिम्नास्टिक्स में ही सबसे पहले आती हैं। और पूरे वर्ल्ड में मैं आपको बता दूं, आज इस माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं, जो भी इसके लिसनर्स हैं, कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ था वो जिम्नास्टिक ही था। और जिम्नास्टिक को हिंदी में व्यायाम बोलते हैं और कुछ नहीं। तो जिस तरह का भी व्यायाम होता है वो हर तरीके की चीज़ें पहले विदेशों में यूज़ करते थे, ग्रीस में, यूरोप में इस तरह की चीज़ें शुरू हुई। यहाँ तक कि मेडिकल जिम्नास्टिक्स भी हुआ करती थी, मिलिट्री जिम्नास्टिक्स भी हुआ करती थी, क्योंकि सारे फंडामेंटल जितने भी जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो सब इसी गेम में आते हैं। और अगर किसी बच्चे ने इस गेम को 3-4 साल तक कंटिन्यू कर लिया तो फिर वो किसी और भी स्पोर्ट्स में जाकर अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, ऊपर तक जा सकता है। आपने एक बात बोली कि विदेशों में बच्चे ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ जब 250 साल बाद जिम्नास्टिक्स आएगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा ना थोड़ा गैप तो होगा ही। बट सिर्फ दीपा कर्माकर ही नहीं, आशीष कुमार हैं बॉयज़ में, और भी कई बच्चे हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप में मेडल जीता है। तो यहाँ थोड़ा सा जागरूकता की कमी है, मीडिया और इनका जो इन्फ्लुएंस है जिम्नास्टिक की तरफ थोड़ा सा कम है। अगर वो इसको भी दिखाना शुरू कर दें तो आई एम श्योर कि आप देखेंगे कि हमारे इंडिया के कई सारे बच्चे ऐसे हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो जाकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल्स लेके आ रहे हैं। अभी अभी प्रणति नायक ने जीता है वर्ल्ड कप में मेडल। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। तो सर क्या सरकार भी इसमें आप लोगों का साथ दे रही है कुछ? देखिए, सरकार की जो अपनी स्कीम है वो हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग है। जिम्नास्टिक्स में भी ऐसे हैं, स्टेडियम्स बने हुए हैं जहां फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे जाके जिम्नास्टिक कर सकते हैं। बट सारी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि जिम्नास्टिक ऐसा गेम है जिसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। तो कई बार सरकार भी पीछे हट जाती है कि इतना पैसा खर्च करेंगे और इतना मुश्किल गेम है, कई सालों तक करने के बाद रिजल्ट मिलता है। तो थोड़ा सा तो हेजिटेशन है सरकार को भी। जी जी। और इसमें जैसे किसी बच्चे को ट्रेनिंग या कुछ शिक्षा लेनी हो, जैसे आप कह रहे हो बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहेंगे, तो आपकी भी कोई एकेडमी वगैरह है सर? सर हमारे पास गुड़गांव में 4-5 सेंटर्स हैं और अलग अलग लेवल के बच्चों के लिए हमने बना रखे हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग हैं जो स्कूलों के साथ में हमारे टाई अप्स हैं। बाकी एक्सीलेंस जिम्नास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 62 गुड़गांव में है, जहां पे हम लोग सभी बच्चों को ट्रेन करते हैं। यहाँ स्टेट और नेशनल लेवल के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। किसी भी लेवल तक जितनी उनकी क्वालिटी कैपेसिटी है वो लोग कर सकते हैं। जी जी। और आपने सर कहाँ तक खेला जी जिम्नास्टिक खेल, कहाँ तक पहुँचे सर आप? मैं खुद नेशनल मेडलिस्ट जिम्नास्ट हूँ इंडिया का। इस समय इंटरनेशनल जज हूँ, गुड़गांव का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। यहाँ हरियाणा टीम जो बन के जाती है नेशनल लेवल पे, उसका सेलेक्टर भी रहता हूँ। जी। और सर जैसे हिंदुस्तान में कोई पुराना खिलाड़ी जो इससे दीपा कर्माकर से पहले कौन था जी जो जिसने मेडल जीता हो जी? दीपा कर्माकर से पहले अगर हम लोग देखें तो सन 1952 से जिम्नास्टिक शुरू हो गई थी ओलंपिक्स में जाना, जब हमारा ये एसोसिएशन बना था, जिम्नास्टिक एसोसिएशन, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, वो बना था। और एक नहीं बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो कि उनके नाम अगर हम देखना शुरू करें तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा।
कई सारे मेडलिस्ट रहे हैं, मगर वो अलग अलग खेलों में रहे हैं। उससे पहले रोहित जायसवाल थे, जो हालांकि अभी इस समय अब ट्रेनिंग में नहीं हैं, वो बीएसएफ में इंस्पेक्टर हैं, बट उन्होंने सबसे पहले जाके जूनियर एशियाड में मेडल जीता चाइना में। तो ऐसे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आज बूढ़े हो चुके हैं, उनके बारे में कोई जानता नहीं है। जी 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 और क्या राजकुमार सर, जी। ये जो जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स है, ये क्या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भी खेला जाता है जी कोई? बिल्कुल, वर्ल्ड कप में भी होता है, ओलंपिक्स में भी होता है। ये ओलंपिक्स स्पोर्ट्स बोलते हैं इसको, तो वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। ओलंपिक्स में ज़रूर आपने दीपा कर्माकर का नाम सुना, तो वो हमारे लिए एक गौरव की बात है। मैं सम्मान करता हूँ उनका कि इस लेवल तक वो जिम्नास्टिक को लेके जा पाई। वहीं से हमारे को भी सीखने को मिला था और देखा था टीवी पे भी हमने उनके गेम, तो बहुत ही अच्छा लगा था कि इतना इसमें फुर्ती और शरीर को मेंटेन करके रखना पड़ता है सर। जी। कितनी उछल बंदर की तरह उछल कूदना बहुत ही फुर्तीला खेल है जी ये। इसको आप सही कह रहे हो, अगर ये खेल लिया आपने तो सारे स्पोर्ट खेल लोगे आप। बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर कोई विदेशी खिलाड़ी है जिसको आप पसंद करते हो, आपके प्रेरणा हो, विदेशी कोई जिम्नास्टिक के खिलाड़ी? सही बताऊं तो मैं ज़्यादातर, जैसे आपने जब नमस्कार किया तो मैंने आपको जय हिंद बोला, विदेशी खिलाड़ियों की तरफ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उनको एडमायर करने की नहीं, सिर्फ उनको टेक्निकली देखता हूं मैं। तो टेक्निकली आप देखें, जो 250 साल पहले से हमारे आए हैं वो सभी खिलाड़ी अच्छे रहे हैं। एलेक्सी निमोव एक खिलाड़ी थे, उनको मैं बड़ा पसंद करता था। तो और ऐसे ही बहुत ढेर सारे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में अगर हम पढ़ें या जानें तो आपको मिलेगा कि ढेर सारे गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते हैं पूरे ओलंपिक्स में। बट मैं अपने जितने भी सीनियर्स हैं जो जिम्नास्टिक्स में रहे हैं हिंदुस्तान के, मैं उनको देखता हूँ सबसे पहले। जैसे प्रवीण शर्मा हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त रहे हैं, विकास पांडे, वो लोग रहे हैं। वो जाके कॉमनवेल्थ में वहाँ पे अपना सिक्का जमाया उन्होंने हिंदुस्तान का। तो मैं उनको ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं पहले अपने इंडियंस को जानें, उनके बारे में समझें, उनके बारे में पढ़ें, उनकी जितनी मेहनत कर पाएँ तो फिर वो आगे जाएं। नहीं तो कई बार होता है हम सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों को देखने के चक्कर में अपने देश में भी नहीं रह जाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने पहले भी, क्योंकि हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो हिंदुस्तान को ही आगे बढ़ाना है सर, हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बढ़ाना है। जी राजकुमार जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपने आधे से ज्यादा इंटरव्यू ले लिया है अभिषेक त्रिपाठी जी का। शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार जी अभिषेक जी, जय हिंद। जय हिंद राजकुमार जी। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आप भी राजकुमार जी की तरह कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अभिषेक त्रिपाठी जी से इस लाइव कार्यक्रम में, यानी कि आज दिन है सोमवार का, तारीख है 7 अप्रैल 2025 और समय हो गया है 1:43। तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। मैं हूँ इस प्रोग्राम में साक्षी और आज हम बात कर रहे हैं अभिषेक जी से, जो कि ट्रेनर है जिम्नास्टिक के। खुद की उनकी एकेडमी भी है जिसके बारे में उन्होंने अभी बताया था। तो सर, जैसे 2013 में आपने एक्सीलेंट जिम्नास्टिक एकेडमी की शुरुआत की थी, तब दिल्ली एनसीआर में ऐसा करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा था, क्योंकि उस समय तो कुछ खास ऐसी थी नहीं एकेडमी वहाँ पर? साक्षी, जब मैं 2006 में यहाँ पे आया, सन सिटी वर्ल्ड स्कूल है सेक्टर 54 में, वहाँ पे मैंने एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में जॉब की और वहाँ से मैंने जिम्नास्टिक को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वो मेरा पहला स्कूल था और स्कूल वालों ने भी मेरा पूरा साथ दिया। हमारी प्रिंसिपल थी रूपा चक्रवर्ती, जो आजकल अब डायरेक्टर हैं उस स्कूल की, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। दीपिका मेहंदी रत्ता वहाँ की एचओडी थी, उन्होंने भी पूरा साथ दिया और मुझे सिर्फ एक ही बात कही गई कि आप इस खेल को जिस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं जी। तो वो साथ मुझे पहली बार मिला। 2006 से मैंने शुरुआत की, 1-1.5 साल मैंने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस बच्चों को कराई और फिर बच्चे हमारे स्टेट लेवल पे जाना शुरू हो गए। स्टेट लेवल पे मेडलिस्ट हुए स्कूल से बच्चे जी, वहाँ से नेशनल तक भी पहुँचे। तो मुझे ये था कि स्कूल में उतना टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को जितना कि मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी एक क्षमता है। 1 घंटे का पीरियड है या 1.5 घंटे का पीरियड है, एक्स्ट्रा भी कराएंगे आप तो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं करा सकते। बट जिम्नास्टिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा एम था कि मैं अपनी जिम्नास्टिक्स एकेडमी खोलूँ जी। तो उस एम को पूरा करने का फिर से मुझे मौका मिला और मैंने ये
प्रण किया कि मुझे एक एकेडमी खोलनी है जहाँ पे बच्चे सुबह शाम दोनों समय प्रैक्टिस कर सकें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो मैंने फिर वो शुरुआत की 2013 में एक्सीलेंस जिम्नास्टिक्स की और उसकी नींव रखी और धीरे धीरे उसको बढ़ाता गया। आज दिल्ली एनसीआर की जो सबसे पहली एकेडमी बनी वो एक्सीलेंस जिम्नास्टिक्स ही बनी। उसके बाद सभी एकेडमियाँ शुरू हुई धीरे धीरे। तो मैंने अपने जूनियर्स को या अपने कोचेस को प्रेरणा देने का भी काम किया है जी, ताकि वो इस खेल को और आगे ले जाएं। और अब आज अगर आप ढूंढेंगे जिम्नास्टिक्स एकेडमी तो मुझे लगता है 100 से कम तो नहीं होंगी। हाँ जी, अब तो काफ़ी सारी हो गई हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि अब तो काफ़ी सारी हो ही गई है जिम्नास्टिक एकेडमी, तो इन सब के बीच में आप अपनी एकेडमी को बढ़िया बनाने के लिए क्या ऐसा करते हैं कि आपकी एकेडमी सबसे अलग रहे? देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं बहुत क्लियर कर दूं। एक, लोग जो एकेडमी खोलते हैं या स्पोर्ट्स के बिजनेस में आते हैं, एक वर्ड होता है बिजनेस, एक होता है पैशन जी। तो जिम्नास्टिक्स मेरा पैशन है, बिजनेस नहीं है जी। बट हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आजकल सबसे बड़ी जो यहाँ की चुनौती है पेरेंट्स के लिए वो है सेफ्टी की और सिक्योरिटी की जी। तो सेफ्टी हमारे एकेडमी में जिस तरह के इक्विपमेंट हैं या जो उसके नॉर्म्स होने चाहिए, सेफ्टी नॉर्म्स, वो सारे कुछ हमारे एकेडमी पे हैं। प्लस सिक्योरिटी के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बाहर से लेके अंदर तक। पेरेंट बाहर बैठ के देख भी सकते हैं आराम से और काम कर सकते हैं। वहाँ पे वेटिंग एरिया भी रहता है, पेरेंट्स अपना लैपटॉप लेके आएँ, बैठें, काम करें, कुछ भी करें। उनके लिए माहौल बहुत अच्छा होता है। बच्चे अंदर कर रहे होते हैं, पेरेंट बाहर सेफली बैठे हुए हैं। उनको पता है कि उनके बच्चे एक सेफ जगह पे हैं जहाँ पे इक्विपमेंट भी अच्छे हैं और सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है। लोग भी वहाँ मुस्तैद रहते हैं, बाहर भी अंदर भी, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो जी। तो वो एकेडमी में जो कोचेज है वो सिर्फ आप है या फिर और भी आपने रखे हुए हैं अपने साथ साथ? नहीं, हमारे पास 14-15 कोचेज हैं क्योंकि एकेडमी भी 4 हैं। और तो हर एक सेंटर पे एक मेल एक फीमेल, जो सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए तो एक फीमेल होना ज़रूरी है बच्चों के साथ में। तो एक फीमेल कोच भी रहती है। और जो मेन सेंटर है हमारा सेक्टर 62 में, वहाँ 7-8 कोचेज एक साथ रहते हैं जो डिफरेंट लेवल के बच्चों को करा रहे होते हैं जी। तो सबका टाइमिंग भी अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है। जिस बच्चे की कैपेसिटी जैसी है उसका उतना टाइम और उसी लेवल का उसको कोच भी मिलता है। सभी कोचेज नेशनल मेडलिस्ट जिम्नास्ट हैं या फिर कहीं से उन्होंने फिजिकल एजुकेशन का कोर्स भी कर रखा है। तो यानी कि उनको जो जिम्नास्टिक की टेक्निकल नॉलेज है वो तो है ही है, फिजिकल एजुकेशन की भी अच्छी नॉलेज है ताकि बच्चे हमारे अच्छे से कर सकें आगे जी। तो पहले तो आप सिर्फ अपने लिए खेला करते थे, खुद के लिए, तो जो अवार्ड मिला वो सिर्फ आपका। लेकिन अब जब आपके एकेडमी से जो बच्चे जा रहे हैं वो अवार्ड जीत के आते हैं तो आपको कैसे लगता है, और कितने अवार्ड आपकी एकेडमी को मिल चुके हैं? एकेडमी को तो वैसे देखा जाए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग एकेडमी, किड्स ब्रांड अवार्ड, ये एकेडमी को जो अवार्ड मिले हैं। बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा जो अवार्ड हमारे लिए होता है जब हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल पहुंचते हैं और वहाँ मेडल जीत के लाते हैं। तो अभी तक हमारे पास कई ऐसे बच्चे रहे हैं, करीब 50 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इस एकेडमी से, सिर्फ स्कूलों से नहीं, सिर्फ इस एकेडमी से जो स्टेट लेवल पे मेडलिस्ट हो चुके हैं या चैंपियन हुए हैं जी। और 20 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टेट लेवल के आगे निकले, नेशनल लेवल पे जिन्होंने मेडल भी जीता और आज भी खेल रहे हैं। बट वो इंटरनेशनल जाने का जो सपना है जो हर किसी खिलाड़ी का होता है वो अभी अधूरा ही रह गया है जी। तो जब तक ये पूरा नहीं हो जाता मैं लगा रहूँगा। तो काम अभी जारी है? काम बिल्कुल जारी है। तो अभी तो जैसे आपने बताया कि ये सब बच्चे जीते, उनका उत्साह बढ़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी हम कोई खेल खेल रहे हैं तो एक तरफ जीत के साथ साथ हमें ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि हम हार भी सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिन बच्चों को ट्रेन किया हो वो कोई मैच से बाहर हो गई हो, हार गए हो, तो आपने उनको कैसे दोबारा से मोटिवेट किया था? देखिए, सभी लोग मोस्टली वो सिखाते हैं कि आपको जीतना कैसे है जी। बट हम लोग थोड़ा सा अलग सिखाते हैं, हो सकता है मेरे जैसे और भी हों जी। हार को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और ये हार को एक्सेप्ट जो लोग नहीं कर पाते या उससे लड़ नहीं पाते, यानी मानसिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, वो गेम भी छोड़ देते हैं और उसमें दिक्कत भी आती है। और उसके लिए हम इनको साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग, एक वर्ड होता है जिसको PhD बोलते हैं जी। तो मैंने PhD भी उसी में की है और बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग बनाई है जिससे कि हमारे जिम्नास्ट बहुत अच्छा काम कर सकें और अच्छे हो सकें।
तो उसकी ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं ताकि बच्चे फिजिकली ही नहीं मेंटली भी स्ट्रांग हों और हार को एक्सेप्ट करना सीखें, गिर के फिर से खड़े होना सीखें और आगे बढ़ें। जी, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर बच्चों के मतलब छोटे बच्चे हैं, अब उनके मन में हो गया कि भाई हम तो अब हार जाएंगे तो बाहर आने का क्या फ़ायदा, ये भी काफ़ी बच्चों के मन में आ जाता होगा। बिल्कुल आता है। तो वो हमें बताना होता है ना कि यहाँ हार और जीत होता नहीं कुछ। एक्चुअली जो कंपटीशन है, सभी लोग कंपटीशन किसी अलग से कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है जी, आप किसी और से हार नहीं सकते। तो जो आपने सीखा है आपको वो परफॉर्म करना है पूरा, बस इतना ही उनको करना होता है। तो वो मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि ठीक है, जो किया है हमने किया है और अपने आप से ही हम हार या जीत कर रहे हैं, इसलिए उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसको उस ढंग से ट्रेन करते हैं हम लोग ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें और किसी दूसरे के जीतने और हारने पे भी उनको दिक्कत ना हो और अपने पे भी ज़्यादा दिक्कतें ना हो, विश्वास रहे अपने में। चलो भाई इस बार हार गए हैं, या मैंने तो बस ये सुना है कि हारते नहीं हम सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं। हाँ, तो कुछ नया सीखने को मिल जाता है कि भाई जरा हार का स्वाद भी चख लेना चाहिए। तो शारीरिक फिटनेस के साथ साथ आपने मानसिक मजबूती पर भी काम किया जैसे आपने बताया, और ये सब आप बच्चों के लिए भी बहुत सारा कर पा रहे हैं। एक और बेहद खास पहल आपने की थी, टैलेंट लेकिन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए फ्री ट्रेनिंग देना। तो ये आपके मन में कैसे आया था कि जो बच्चे हैं जो खेल सकते हैं उनको फ्री में सिखाना चाहिए, और आपको कैसे पता चलता है कि हाँ इस बच्चे में है ये एबिलिटी जो सीख पाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है और किसी एकेडमी पे ऐसा कोई पहल नहीं किया गया जी। मैंने बहुत रिसर्च की है इस चीज़ पे और कुछ पैरामीटर्स बनाए जो जिम्नास्टिक के बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं। नॉर्मली आप किसी भी खेल की स्पोर्ट्स एकेडमी में जाइए, बच्चों को सिर्फ देखा कि अच्छा हाँ ठीक भाग रहा है, अच्छा कर रहा है, इसका एडमिशन हो गया। बट हमारी एकेडमी पे ऐसा नहीं होता। हम पूरी KYC करते हैं बच्चे की, उसका फिजिकल फिटनेस कैसा है बच्चे का वो भी देखते हैं, उसकी जिम्नास्टिक की स्किल, जो कि छोटे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं देख के, इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी कराते हैं। प्लस उनके अंदर अगर कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, आजकल बच्चे जैसे नॉक नी हो जाता है, फ्लैट फीट हो जाता है, या हाइपर एक्सटेंशंस हो जाते हैं एल्बो में या नी में कहीं पे भी, तो इस तरह की फिजिकल डिफॉर्मिटी को भी चेक करते हैं। प्लस साइकोलॉजिकल स्किल भी उनकी हम देखते हैं कि वो कितना तैयार है मानसिक रूप से यहाँ आने के लिए। क्या कोई छोटा बच्चा आने के बाद कोच की बात सुनेगा या नहीं, उस कोच के साथ वो कोप अप करेगा या नहीं, उसको मेल टीचर चाहिए या फीमेल टीचर चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहाँ के जो बच्चे हैं नए बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को हमेशा ट्रेनिंग में बताते रहते हैं ताकि जो भी नया बच्चा भी आता है वो भी घुल मिल जाता है उनके साथ में। तो दूसरा आपने एक जो अंडर प्रिविलेज वाली बात कही, वो देखिए शुरू से मैं भी ऐसे किसी बहुत बड़े घर का नहीं था, जैसा लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना, रईस बाप का बेटा नहीं था। तो जो भी कुछ किया मेरे फादर ने अपनी मेहनत से किया, उनको कुछ पुश्तैनी ऐसा मिला नहीं। तो उन्होंने भी हमें एक ही बात सिखाई कि बेटा मैं आपके लिए कभी बैसाखी नहीं बनूंगा जी। तो इसका मतलब हमें खुद चलना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया था आपके पिता ने। तो वो बात मेरे दिमाग में आज भी है और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने माँ बाप से सीखी हैं। तो हमने बस यही पहल की कि हम बैसाखी तो ना बने किसी को, बट हाँ कोई अगर उठ नहीं पा रहा है तो उसको उठाने की कोशिश करें। और जो बच्चे एक्चुअली जिम्नास्टिक्स में इतना पैसा लगता है इक्विपमेंट में कि हर लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो मैं सोचता हूँ कि जो फीस या फिर इक्विपमेंट की जो ज़रूरत है मैं प्रोवाइड कराऊँ ताकि वो बच्चे जो किसी भी कारण से उनके पास सुविधाएं नहीं हैं या उनके पेरेंट के पास सुविधाएं नहीं है, वो आगे आके कर सकें और अच्छा कर सकें। क्योंकि आजकल के जो लाइफस्टाइल है वो बड़ी गड़बड़ है। तो जो बड़े घर के बच्चे हैं, मैं इनको 2 कैटेगरी में बांटता था, एसी और देसी। अच्छा। जब मैं यहाँ नया आया तो मतलब जो बच्चे नए एसी में रहना शुरू किया, आप देखिए उनकी मसल्स, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी लाइफस्टाइल, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की चीज़ें खाना, जिससे कि उनकी लाइफस्टाइल ख़राब होती जा रही है। बट जो गरीब बच्चे होते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता जी। वो ये सब खाते नहीं, इसलिए वो बीमार कम पड़ते हैं। वो जितना भी खाते हैं शुद्ध खाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग घर में ही हम अपना गेहूं भी वहीं साफ़ करें, सब कुछ करें, हम पिसवा के भी लेके आएंगे, चक्की तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे बहुत मेहनती होते हैं और नेचुरल होते हैं। तो जो नेचर के अंदर बहुत पावर होती है। हाँ। आप देख रहे हैं नेचर है, ज्वालामुखी है, नेचर ही तो है, फूटता है ना, तो देखिए कितनी तबाही मचाता है। तो जो नेचर है उसमें, या फिर जो नेचुरल लोग हैं ज़मीन से जुड़े हुए, तो वो
उनके अंदर भी ऐसी ही विस्फोटक शक्ति होती है जी। तो वो जो पावर है वो उनमें दिखती है मुझे। मैं सोचता हूँ कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनका साथ दूं ताकि उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति आगे काम आ सके, जो उनका भविष्य बना सके। जी, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया। और ये मैं देख रही हूँ सर, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत उमंग भरा है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर आज के चैंपियन प्रोग्राम। मैं हूँ इस प्रोग्राम में साक्षी, हमारे साथ में है जिम्नास्टिक ट्रेनर अभिषेक जी। तो आज अभिषेक जी आ रखे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है सवाल जिम्नास्टिक को लेकर, या फिर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, जिम्नास्टिक सिखवाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें अभी, या फिर मैं स्टेटस में लगा ही दूंगी बाकी सारी जानकारी, तो आप तब भी वहाँ से भी ले सकते हैं जानकारियाँ। फिलहाल अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम में जुड़ना, यानी आज सोमवार के दिन 7 अप्रैल 2025 को, तो कॉल कीजिए हमें हमारे लाइव नंबर पर जो है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। आप कॉल कर सकते हैं अभी इस प्रोग्राम में। तो सर, आप हर साल जो चैंपियनशिप आयोजित करते हैं, उनका बच्चों में जो आत्मविश्वास है और मोटिवेशन है, उस पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हर साल हमने EGPL जिम्नास्टिक चैंपियनशिप की शुरुआत की 2 साल पहले। वैसे तो अभी दूसरा संस्करण हमने जब इसका अक्टूबर में किया जी, तो पहली बार जब हमने किया था 2023 में, तो करीब 350 से लेके 450 बच्चे हमारे पास आए थे। बट जब दूसरी बार हमने किया तो 650 बच्चे। ओहो जी, एक साथ संख्या डबल हो गई। संख्या जस्ट डबल हो गई। तो इसका मतलब कि जो हमारी सोच है बच्चों को लेके, वो कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और उसका रीज़न ये है कि हमारे कंपटीशन का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए बना है बच्चों के लिए जी। उनकी कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा जाए, यानी जिसको हम ट्रेनिंग लेवल कहते हैं, उनके ट्रेनिंग लेवल को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, लेवल वाइज स्ट्रक्चर बनता है, जिससे कि बच्चा और पेरेंट अपनी चीज़ों को मॉनिटर कर सकें। दूसरा ये कि सरकार के भी अपने कुछ नियम होते हैं, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी नियम होते हैं कि 10 साल से छोटे बच्चों के साथ में हमें सिर्फ 2 ही एपरेटस कराने हैं, जैसे कि गर्ल्स में 4 होते हैं और बॉयज़ में 6। तो हम ऐसा ही रखते हैं कि उनके में भी 2, इनके में भी 2, और 10 साल से ऊपर जो बच्चे होने लगते हैं तो उनके लिए 4 और 6 एपरेटस की व्यवस्था ऐसे ही रखते हैं, ताकि वो अच्छे से कर भी सकें। गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है, वो भी बना रहे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों। उसके लिए हमने शुरुआत करी कि उनको परसेंटेज वाइज मार्क्स दिए जाएं जी। जो हम मार्क्स देते थे उसमें क्या होता है, किसी भी एक इवेंट पे बच्चा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आएगा, बट हमने जब उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया कि 80 या 80 के अबव कोई बच्चा आता है परसेंटेज, तो जितने भी बच्चे आएंगे उन सबको गोल्ड मेडल, और 80 से नीचे अगर 60% तक है, 60 to 80 के बीच में आ रहा है, तो हम उनको सिल्वर मेडल देंगे, और अगर 60 से नीचे 40 to 50% या 40 to 60% में आ रहा है तो हम उसको ब्रॉन्ज मेडल देंगे। वो जितने भी बच्चे होंगे सबको मिलेगा। अच्छा। और इससे क्या हो रहा है, इससे उनका जो उत्साह है, जो मोटिवेशन लेवल है, वो बहुत हाई हो जा रहा है जी। पेरेंट को क्या चाहिए, आज हमारा बच्चा डिप्रेशन में ना जाए। हाँ। अभी कुछ दिन पहले मैं इंटरनेशनल जजमेंट कोर्स करके चाइना से लौटा, तो कोई एक पेरेंट थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने बात की कि सर जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं और जो खेल वाले बच्चे हैं, उन दोनों में क्या अंतर है जी। तो मैंने कहा देखिए, अंतर तो ढेर सारे हैं। हाँ। अगर मैं बताना शुरू करूं, बट मैं सिर्फ एक सेंटेंस में आपको अगर समझाऊं और आप इस बात को दूर तक ले जाएं, तो उन्होंने कहा सर बताइए। मैंने कहा दोनों ही बच्चे छलांग लगाते हैं जी। जो पढ़ाई वाला बच्चा है वो छलांग लगाता है ऊपर से नीचे जी। हाँ, आप समझ रही बात को? जी जी जी। ऊपर से नीचे के लिए छलांग लगाता है। आप ढेर सारे ऐसे आज पूरे इंडिया में यही चल रहा है जी। बट एक खिलाड़ी होता है, वो हमेशा जो जिम्नास्ट है वो नीचे से ऊपर के लिए छलांग लगाएगा। वो जितनी बार भी गिरेगा वो नीचे से ऊपर के लिए ही छलांग लगाएगा जी। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। डिप्रेशन जो आजकल लोगों को हो गया है जी, उसके कई सारे रीज़न है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिकल एजुकेशन का, जहाँ मैं बच्चों को साइकोलॉजी पे भी काम कर रहा हूँ और साइकोलॉजी पढ़ाता भी हूँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अच्छा। तो मुझे पता है कि ये बच्चे क्यों इस तरह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। ये ऊपर से जो छलांग नीचे के लिए लगा रहे हैं जी, उनके माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी उनके मन में कि वो बच्चों को इतना मोटिवेट नहीं कर पाए या उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया किसी भी चीज़ को लेकर
कि वो आज अपनी लाइफ को भी ख़त्म करने को तैयार हैं, बट खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये मेरा उनके लिए एक जवाब था कि खिलाड़ी नीचे से ऊपर के लिए जंप करता है और पढ़ाई वाले ऊपर से नीचे। जी जी जी, बहुत बखूबी आपने ये बहुत अच्छे से, सच में बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आप निकाल के लेकर आ रहे हैं जो आपने अपने जीवन में अमल कर रखी है। तो कुछ टाइम पहले आपने बात कही थी सर कि आपने बच्चों को 2 कैटेगरी में बांट रखा है, एसी और देसी। तो जैसे आपने कहा था कि एसी जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ पिज्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपके हिसाब से एक परफेक्ट डाइट प्लान क्या होता है जो बच्चों को भी अपनाना चाहिए? अब क्योंकि बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई हमें तो नहीं खाना रोज रोज हरे पत्ते, हमें तो कुछ अच्छा ही खाना है, तो इसको आप कैसे समझाते हैं उनको, और आपके सबसे कौन कौन सा बढ़िया चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो परफेक्ट डाइट प्लान है जो अपनानी चाहिए? देखिए, डाइट प्लान अगर नॉर्मल बच्चों के लिए देखें तो अलग होता है, और जो खिलाड़ी होता है उसके लिए अलग होता है जी। क्योंकि खिलाड़ियों की जो अपनी क्षमता है, जितनी वो एनर्जी लगाते हैं, जितना ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं, उतना ज़्यादा उनको इनटेक लेने की ज़रूरत होती है डाइट में। तो डाइट में अगर मैं कहूँ कोई मास्टर है ना, तो मदर्स से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होता। मुझे लगता है हर माँ अपने आप में एक बहुत बड़ी डाइटिशियन है। आजकल गूगल है, लोग देखते रहते हैं उस पर क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। और अगर मैं अब डाइट के बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो हो सकता है कुछ डाइटिशियन का भी सवाल आ जाए कि सर ऐसा है, आप हमारी नौकरी पे क्यों खा रहे हो जी। अगर आपने ही सब कुछ बता दिया तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। वैसे जो नॉर्मल डाइट है उसमें हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, जो सभी स्कूल में भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे हम ध्यान दें, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्हीं से मिलते हैं जी, है ना। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ कोई नहीं सोचता कि हमें उसको किस तरह से लेना चाहिए या कितना लेना चाहिए। बाकी अगर आप देखें कि कोई भी बच्चा जो छोटा सा है अभी, उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू करता है उसके डाइट में प्रोटीन की डाइट को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि उसका मसल बिल्डअप अच्छा हो और एनर्जी भी अच्छे से मिले, उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा ना आए। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली हमें हर चीज़ों से मिलता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 मेन चीज़ें हैं। बट उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ हमें वेजिटेबल से और फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से मिलते हैं। तो उसको अगर ध्यान में रखें, उसको अपनी डाइट में रोज़ कोई ना कोई एक फल खाएं जी, और अलग अलग तरीके का खाएं। तो देखिए उससे बोरियत नहीं होगी। आज किसी ने सेब खाया है, कल एप्पल खाए, किसी दिन ऑरेंज खाए, किसी दिन कुछ और पियर खाए, तो उससे जो छोटे बच्चे हैं वो भागेंगे भी नहीं कि मुझे एक ही फ्रूट खाने को मिल रहा है हर मौसम में। और जो ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस मौसम में जो फल या जो सब्जियां सबसे ज़्यादा बिकती हों, उसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसको खाना बहुत ज़रूरी है जी। अब आप दिसंबर में अगर आम खाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा, सूट भी नहीं करेगा बॉडी पर, है ना। तो जो चीज़ें आपने सेव करके रखी हुई हैं कहीं, वहाँ निकाला फ्रीजर से और फिर चीज़ें खिलाई, तो आप ये समझिए कि सब गड़बड़ ही होना है। तो मौसम का जो फल हो या मौसम की जो सब्जियां हो, उस पर ज़्यादा ध्यान रखें और अपनी डाइट में रोज़ शामिल करें, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है जी। तो वैसे समय पूरा ही हो चुका है सर, बस जाते जाते आप हमारे उन श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे जो हो सकता है कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या स्पोर्ट्स पर्सन के पेरेंट हैं? जो लोग जिम्नास्टिक्स या किसी भी और स्पोर्ट्स में हैं, मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी आप मेहनत करते हैं उसके साथ साथ आपको 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करना है जी। एक तो जो आप अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें टाइम दीजिए, ट्रेनिंग टाइम बढ़ाइए जी, और अपनी ट्रेनिंग एज बढ़ाइए। ट्रेनिंग एज मतलब होता है कि कोई बच्चा कितने समय से कोई खेल सीख रहा है ना। हो सकता है कोई बच्चा 10 साल का हो मगर उसने जस्ट 1 साल पहले ही शुरू किया हो कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, तो उसकी ट्रेनिंग एज 1 साल की हो गई जी। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे अपनी ट्रेनिंग एज को बढ़ाएं। दूसरा, अपनी मेंटल एबिलिटी पे काम जरूर करें जी, साइकोलॉजिकल स्किल्स पे काम करें, क्योंकि बिना एम बनाए हुए और गलत एम बना के अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्रिकेट में बहुत पैसा है, आज हम 10,000 की किट लेके आ जाएंगे और टाइम नहीं देंगे और बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। या फिर जिम्नास्टिक जैसा खेल है, अगर कोई सोचे कि 5-7 साल पहले अगर आपको कोई रिजल्ट मिल जाएगा बहुत अच्छा, तो ये बहुत मुश्किल होता है जी। आप टाइम दीजिए और अपनी मेंटल फिटनेस को बना के रखिए। दूसरा, आपने जो कहा पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंस बना के रखें जी, क्योंकि जब बच्चे की ट्रेनिंग एज बढ़ रही होगी तो पेशेंस
पेरेंट के अंदर होना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को समझ सकें, उनके ऊपर इतना बोझ भी ना दें कि नहीं आपको अब ये कंपटीशन में जीतना है, ये करके आना है। उससे अच्छा है कि वो जो उनका एजुकेशन लेवल है उसको भी ठीक रखें, बट जो फिजिकल कैपेसिटी बच्चे की है उसको कंटिन्यू निकालते रहें, उसको रोके नहीं। 6 में नंबर कम हो गए, 10 नंबर कम आए, पिछली बार 10 नंबर ज़्यादा थे, इस बार ऐसा हो गया, अब फिर पढ़ाई का बोझ, बच्चा खेलना चाहता है, उसको खेलने नहीं मिल रहा है जी। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेरेंट अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है पड़ोसी तो रखेगा नहीं जी। अगर किसी के बच्चे को आगे बढ़ना है तो उसके पेरेंट्स का योगदान बहुत बड़ा होता है जी। तो मैं जो भी पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं या सुनेंगे किसी भी माध्यम से, तो मैं उनको यही कहूँगा कि पेशेंस आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। सिर्फ आप पेशेंस रखें जी, अपने बच्चे के लिए रखना है और अपने बच्चे के लिए रखना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक त्रिपाठी जी यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैम, जय हिंद जी, जय हिंद। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आज के चैंपियन प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ थे जिम्नास्टिक ट्रेनर डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी जी। काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारी जानकारी दी अपने पूरे सफ़र के बारे में, और ये सफ़र भी कि उन्होंने अपना तो सीखा ही, उसके साथ साथ अपने काफ़ी सारे और बच्चों को भी सिखाया जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं, और कुछ बच्चों को उन्होंने जैसे बताया था कि फ्री में वो सिखा भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जज्बा देखा है उन बच्चों में। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है दोस्तों। अगर अभी आप चूक गए हैं इस प्रोग्राम को सुनने से, तो कल 2:30 बजे आप सुन सकते हैं इसी प्रोग्राम को रिपीट में। तो फिलहाल मैं यानी साक्षी चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।